नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स, नतीजों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है और आगे कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्के नेगेटिव हैं। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो लाल निशान में शुरुआत हो रही है, करीब 21 अंक नीचे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। और दूसरे एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में 170 अंकों की गिरावट है, कोरिया के बाजार 2% नीचे, जापान के बाजार देखेंगे तो वो भी करीब 250 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं और चीन के बाजार भी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो थोड़े नेगेटिव हैं। इतने दिनों की तेजी पर आज कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और आज यहाँ पर कमजोर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियन मार्केट्स की। लेकिन बाकी बाजारों ने कैसा प्रदर्शन किया कल और किस तरह के संकेत वहां से आ रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं? देखिए, अमेरिकी बाजारों में अगर बात करें, कल बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं दिखी थी, हल्की तेज़ी ही दिखी थी। लेकिन ये जो तेज़ी थी नैस्डैक में लगातार 7वें दिन तेज़ी थी। तो ये जनवरी के बाद पहला था कि इतना लंबी तेज़ी का ये इतना 7 दिनों की तेज़ी का ये दौर था। वहीं डाउ जोन्स में जुलाई के बाद 6 दिनों तक लगातार ये बड़ी तेज़ी का दौर था। S&P 500 में जून के बाद पहली बार 6 दिनों तक लगातार तेज़ी दिखी थी। तो एक लंबी तेज़ी का दौर था। वजह था जिस तरह के सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिले थे। S&P 500 की 80% कंपनियों ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए, उससे सपोर्ट मिला। साथ ही पिछले हफ्ते फेड के जो 1 नवंबर के जो फेड का फैसला है, उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की और बाजार भी यही अनुमान लगाकर अब चल रहा है कि दिसंबर की बैठक में भी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसके बाद बॉन्ड यील्ड में थोड़ी नरमी आई, डॉलर इंडेक्स करेक्ट किया, उससे यहां पर बाजार को सपोर्ट की मिला। लेकिन कल हालांकि तेजी इसलिए सीमित थी कि बॉन्ड यील्ड में वापस से तेजी देखने को मिल रही है। 4.65% के आसपास बॉन्ड यील्ड फिर से चला गया है। आज के अन्य संकेतों की बात करें तो आज यूएस में ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आने वाले हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी कमजोर हुई है। कोरिया के बाजार में तो 2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। हांगकांग, चाइना, जापान, यहां पर भी दबाव दिख रहा है। चीन में एक अहम डेटा भी है, ट्रेड डेटा, उस पर बाजार की नजर है। अन्य संकेतों में कच्चा तेल स्थिरता दिखा रहा है, हल्की नरमी भी दिख रही है, $85 के नीचे आ चुका है। सोने में भी रुझान कम हो रहा है निवेशकों का। अब रिस्की एसेट्स पे जैसे फोकस हुआ है तो सोने में पैसा कम लग रहा है। $1980 तक फिसलकर कॉमिक्स पर सोना आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें तो संकेत कल जैसे नहीं है, लेकिन अभी भी खराब नहीं कह सकते। एशियाई बाजारों में भले ही कमजोर शुरुआत हुई है, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ के दम पर आज घरेलू बाजार अच्छे चल सकते हैं। लेकिन कल की जैसे जो चौतरफा अच्छे तेजी के संकेत मिल रहे थे वो आज नहीं है। तो हो सकता है बाजार दायरे में भी खुले या शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद आज कम से कम नहीं करनी चाहिए। पूजा, बिल्कुल। तो शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं वो भी ग्लोबल मार्केट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के नहीं हैं और कल हरे निशान में ज़रूर बंद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थकते हुए नज़र आए यूएस मार्केट्स और वहाँ पर भी बॉन्ड यील्ड में हल्की बढ़त देखने को मिली और उसका असर हम आज एशियाई बाज़ारों पर भी देख रहे हैं। तो आज किन लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए भारतीय बाज़ारों की, ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर ये बताने के लिए। लेकिन उसके पहले एक बार एफआईआईज़ और डीआईएस के अपडेट भी देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं घरेलू बाज़ारों के लिए। तो एफआईआईज़ की बात करें तो कैश मार्केट में कल करीब 550 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन उसके सामने एग्जैक्ट डीआईएस की तरफ से उतनी ही अमाउंट के आसपास की खरीदारी भी देखने को मिली है। 590 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस कल करके गए। ऑप्शन पे नज़र डालें एफआईआईज़ की तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हल्की बिकवाली का आंकड़ा है और वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर हम लाने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो एफआईआईज़ ने 1257 करोड़ की खरीदारी की, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 22,700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करना चाहिए और आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल परसों पिछले 3 दिन से मार्केट गैप के साथ ओपनिंग कर रहा है और इस गैप के बाद वो ज्यादा बढ़ता नहीं है।
कल स्लाइटली इंप्रूवमेंट आते हुए देखी है आपको ट्रेड के अंदर। हमने 2 क्रिटिकल लेवल्स को गैप की हेल्प से पार किया है। पहला क्रिटिकल लेवल था 19,200 जिसको हमने पार किया। कल 19,400 के ऊपर कल क्लोज किया। हालांकि वो बाजार ने सामने पे किया, गैप तो नहीं दिखाया था, गैप उससे थोड़ा कम था। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ यही आता हुआ दिखा है। पहले हमने 43,000 को पार किया, फिर हमने 43,500 को भी पार करके कल क्लोज किया। तो क्लोजिंग लेवल से कल बाजार की अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें क्लोजिंग की मिली और जो मैंने लेवल्स आपको बताए, ये 3 दिन के गैप अप और ग्लोबल मार्केट्स की हेल्प से था। इसमें एफआईज का रोल थोड़ा कम था क्योंकि एफआईज की होल्डिंग में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है और आज भी नहीं है। वो करीब 17.5% लॉन्ग पोजीशन लेके भी बैठे हैं और अभी लो लगा था वो 13% का है। यानी कि सारा का सारा क्रेडिट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। तो ग्लोबल मार्केट जैसे भी परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट वैसे ही परफॉर्म करेगा। अब उसका सपोर्ट और उसके रेजिस्टेंस सिर्फ सीधा ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो गए हैं। तो आज अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी को आप क्लियरली वॉच कीजिएगा। ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे आके फटीक जरूर होगी, थकावट हो सकती है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, वो 2 दिन या 3 दिन चलती है, इससे जरा आप उसको चला नहीं सकते। तो टिपिकली 2 से 3 दिन हो चुके हैं शॉर्ट कवरिंग को और हमने एक लेवल की तेजी भी हमने देख लिया। ऑलमोस्ट आपके देखें तो निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट तक की तेजी आ चुकी है और बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट करीब 550 से 600 पॉइंट की तेजी है। तो आज का दिन एक्चुअली में थोड़ा साइडवेज और एक टफ कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए नए फोर्स, नए लेवल्स, नए आयाम की जरूरत है। अर्निंग से कुछ खास बड़ा सपोर्ट अभी तक मार्केट को नहीं मिल रहा। अर्निंग जो भी कर रही है सिर्फ अपने लिए निजी कर रही है, उसका ऐसा सपोर्ट मार्केट को ऐसा कोई बड़ा नहीं है। ऑप्शंस वालों के लिए थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, तो ऑप्शंस राइट करना, ऑप्शंस बाय करना, ये दोनों उनके लिए ट्रेड खुले हुए हैं। चाहे तो कर सकते हैं बट किसी वित्तीय सलाहकार की हेल्प से करें, क्योंकि जो एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता रहा कॉल्स वालों को वो पिछले 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग से निकल जा चुका है। तो इसलिए अब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ एक चर्निंग का ट्रेड आज देखने को मिलेगा और शायद आज और कल दोनों दिन रहे। एक और पॉइंट, आज मंगलवार है, कल बुधवार को वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की और परसों एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो उस हिसाब से थोड़ी पोजीशनिंग होगी आज मार्केट की। तो आज मार्केट टिपिकली पोजीशनिंग और कंसोलिडेशन के दिन में निकालेगा। एज सच कोई बड़ा मूव या बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चाल नज़र नहीं आ रही है दोनों ही साइड और कंसोलिडेशन का कारोबार रह सकता है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। अहम स्तर आपको भी डिम्पी बता रहे थे। तो सीधे सीधे ग्लोबल मार्केट पर की तर्ज पर ही आज भारतीय बाजार भी कारोबार करते हुए नजर आएंगे और उस अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है या नहीं ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इजीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। लेवल्स तो हमने अभी समझे, डिम्पी बता रहे थे, लेकिन आज ट्रेड करने की कोई सलाह देंगे? कोई ट्रेड देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी अपने बताइए। अजीत, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सो बेसिकली देखिए, अभी जो मार्केट में पूजा रिकवरी आई है वो लार्जली ग्लोबल लेग थी। आपने देखा कि गैप अप ओपनिंग फॉलोड बाय कंसोलिडेशन ड्यूरिंग द डे। तो इसी तरीके का सेशन, कल का सेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर था कि आपने लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाते हुए देखा था। बट 19,450 से लेकर 500 का जोन पूजा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। तो इनफैक्ट फ्रेश पोजीशन के बदले मेरे हिसाब से आपके पास एग्जिस्टिंग जो भी लॉन्ग्स हैं आपको एक बार को बुक करना चाहिए और वेट करेंगे हम 19,500 के पास सस्टेनेबिलिटी का और फ्रेश लॉन्ग्स। बैंकिंग में भी देखिए रिकवरी जरूर आई है, बट यहाँ पे अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 43,800, 44,100 और मिक्स ट्रेंड है अभी भी। कल जैसे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में काफी अच्छा एक रिकवरी था, खासतौर से एक्सिस बैंक में, तो ये सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी इंडेक्स को छोड़ के आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बिकॉज इंडेक्स आपके रेजिस्टेंस जोन के पास आ सकती है। ओके, तो इंडेक्स फिलहाल रेजिस्टेंस जोन पे है। रिस्की ट्रेडर हैं तो आप करिए, लेकिन वैसे ट्रेड करने की सलाह फिलहाल इंडेक्स में नहीं दी जा रही है, जैसा कि डिम्पी पे भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो ऐसे में अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड आप बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे हाल फिलहाल में अभी भारत फोर्ज ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिटेस्ट करने के बाद वहां से रिकवरी दिखाई है।
मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइक पर रीटेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। 1130 तक के टारगेट नियर टर्म में आपको दिखते हैं। 1050 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक फ्रॉम दी सीमेंट स्पेस, रैमको सीमेंट, बिल्कुल भी करेक्टिव मूव में इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया और अभी कंसोलिडेशन का जो एक रेंज चल रही थी उसका ब्रेकआउट हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे भी देखिए एंटिसिपेटेड है कि शॉर्ट टर्म बायस पॉजिटिव ही रहेगा। 1035 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 992 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग करें। रैमको सीमेंट्स, भारत फोर्ज दोनों में तेजी करने की सलाह अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे स्टॉक्स पर, खबरों वाले शेयर्स और नतीजों पर। मुंबई स्टूडियो से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले नाइका फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे देखें तो लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में भी 22% का जो है ग्रोथ देखने मिला है और जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होती है, जो टोटल जो बिक्री होती है टोटल आपके सेल्स की प्रोडक्ट को लेके, तो वहाँ पे भी जो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली। और याद रखिए फेस्टिव सीजन जो था वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, वो Q3 में ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस कंपनी की स्ट्रेंथ दिखी है। और गाइडेंस भी जो उनके BPC सेगमेंट है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर कहते हैं, और दूसरा जो फैशन सेगमेंट है, दोनों में गाइडेंस में जो है एक अच्छा टोन देखने मिला है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा इमामी। यहाँ पे गुड सेट ऑफ जो है नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू पैट जो कम आए हैं, लेकिन जो एनालिस्ट एस्टिमेट था उससे बेटर देखने मिले हैं। इंडो काउंट के बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 71% का ग्रोथ आया है। वहीं पे मन इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहाँ पे एबिडा में ऑलमोस्ट 31% का ग्रोथ आया है, डी ग्रोथ आया है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन पैट देख लें, मार्जिन्स देख लें, यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है। फ्यूशन माइक्रो फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो है नंबर्स अच्छे देखने मिले हैं और एसेट क्वालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट आई है। RR केबल की बात करें, हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी। यहाँ पे भी जो देखें तो एबिडा में बहुत अच्छी उछाल आई है और टॉप लाइन में भी लगभग 17% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये कुछ आज काफ़ी सारे मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं और ज़्यादातर नतीजे अच्छे नज़र आ रहे थे, तो उसका असर आज इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी, उसका एनालिसिस भी हम आगे करेंगे, लेकिन आज अब समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स के पहले आज IPO एक्शन बहुत होने वाला है। 4 कंपनी जो है फोकस में रहने वाले। अगर IPO की बात करें तो सबसे पहला है आपका होनासा कंज्यूमर, यानी कि जो मामा अर्थ का ब्रांड है, न्यू एज टेक कंपनी है। अब बड़ी एक लिस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक हमने ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स चेक किए, सब्सक्रिप्शन 8 गुना था, रिटेल भी फुल्ली कंप्लीट हो गया था, सब्सक्राइब 1.25 टाइम्स, और देखा जाए तो IPO प्राइस 324 रुपीज़ प्रति शेयर का है। तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO जो है, सब्सक्रिप्शन आज बंद होने वाला है। दूसरे दिन के अंत तक लगभग 9 गुना सब्सक्राइब हो गया था। तीसरा कंपनी आस्क ऑटोमोटिव IPO की जो है सब्सक्रिप्शन आज खुलने वाली है। जो IPO प्राइस बैंड रखा है वो है 268 टू 282 रुपीज़ का। IPO साइज लगभग 834 करोड़ रुपीज़ का है और कल रात 250 करोड़ की जो है अनाउंसमेंट आई थी एंकर इन्वेस्टर्स से रेस करने के लिए। और जो बड़े दिग्गज नाम आ रहे हैं फॉरेन के, वो इंक्लूड करते हैं मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स। चौथा कंपनी रहेगा प्रोटियन ईगॉव टेक। तो इनका जो है आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का और पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब जो है ओवरऑल बेसिस पे हो गई है। ऑलमोस्ट 1.1 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। तो ये 4 कंपनियां जो हैं IPO एक्शन पे फोकस में रहेंगे। लेकिन खबरों वाले शेयर्स के भी लिस्ट यहाँ पे है और ऑफकोर्स यहाँ पे कॉन कॉल्स का भी इम्पैक्ट है और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आए हैं। बजाज फाइनेंस सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे QIP इशू लॉन्च हो गई है। फ्लो प्राइस जो है 7,533 के आसपास है और जो टोटल कैपिटल रेज है वो लगभग 8800 करोड़ रुपीस होने वाली है QIP के इशू जरिए। लक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे सेबी ने जो पहले बैन लगाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का, अब उसको रिवोक कर दिया गया है, माने उस ऑर्डर को जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आज देखने मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करा दी है दोनों बैंकों के MD CEO के जो टेन्योर होती है आगे जाते हुए।
सेंट्रल बैंक के एमडी सीईओ एमवी राव का टर्म एक्सटेंड हो गया जुलाई 2025 तक। और वही अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ की बात करें राजीव, उनका जो है मई 2024 तक एक्सटेंशन देखने मिला है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी अक्टूबर महीना का डेटा आया है, लेकिन जो लिस्टेड स्पेस में स्टार हेल्थ ने बहुत अच्छा किया है, प्रीमियम 18% बढ़ा है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस में 15% का ग्रोथ आया है। जो परफॉर्मेंस वीक साइड में कहें या कम ग्रोथ आया है वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का, लगभग 5% का ग्रोथ आया है उनके प्रीमियम्स में। थर्मैक्स की कॉन कॉल में जो है इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है कि ऑफकोर्स Q2 नंबर्स में ऑर्डर्स इंपैक्ट आए थे, लेकिन आगे जाते हुए जो है सेकेंड हाफ में हाई सिंगल डिजिट्स यानी कि 6 से लेकर 9% तक का ग्रोथ का अनुमान है ऑर्डर में। और एक बड़ी ऑर्डर 300-400 करोड़ की ऑर्डर आ सकती है रिफाइनरी सेगमेंट से, जो क्लोज हो जाएंगी सेकेंड हाफ में। पॉलीमेडिकेयर की बात करते हैं, FY24 की गाइडेंस को अब उन्होंने जो है बढ़ा दिया गया है। अब रेवेन्यू पहले गाइडेंस 20% था, अब वो रेंज बढ़ा के 22 से 24% कर दिया गया है। स्मॉल कैप कंपनी है और मेडिकल डिवाइसेस में डील करती है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रखिएगा। KPR मिल्स में भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और हम लोग ऑफकोर्स टेक्सटाइल्स की जो है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है। और यहाँ पे कंपनी ने अपनी फैब्रिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी को जो है ऑलमोस्ट 48% तक बढ़ा दिया है और अब जो है 250 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। भारत फोर्ज का की जो कॉन कॉल आई है वहाँ पे उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स पे जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री दी है इंडियन बिजनेस के लिए, हालांकि फ्लैटिश कमेंट्री है यूएस मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अगर इंडियन बिजनेस की बात करें तो 25% का एबिडा का टारगेट है वित्त साल 2025 में। और उसके अलावा वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहने वाला है। पेप्सी की जो कंपनी है उनकी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग में है और यहाँ पे जो भारत की कैपेसिटी है वो 45% बढ़ने वाली है। अब ये जो है कैलेंडर ईयर 22 से लेके जो है कैलेंडर ईयर 24 तक जो ये कंप्लीट होने वाली है। जो मेंटेन के लिए जो एबिडा मार्जिन है लगभग 21% का, वो अगले क्वार्टर्स आने वाले में वो कंपनी मेंटेन करेंगी। डेटा पैटर्न्स में भी एक पॉजिटिव कमेंट्री आया है जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस और एबिडा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा वित्त साल 2024 में। और जो रीसेंट गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स आए थे, स्पेशली जो आपके डिफेंस एक्विजिशन को 7,800 करोड़ का जो मिला था, उसमें जो है और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेटा पैटर्न्स को देखने मिल सकता है। तो न्यूज़ फ्लो स्पेसिफिक, कॉन कॉल स्पेसिफिक जो है न्यूज़ आज दिन के ट्रेड में ज़रूर फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये हैं 10 बड़ी खबरें और प्राइमरी मार्केट में भी ढेर सारा ऐड है। ब्रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, दिविस लैब्स फोकस में रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई थी और इनफैक्ट उनका कहना है कि काफ़ी बड़ा मिस है Q2 नंबर्स में। प्राइसिंग प्रेशर्स और बढ़ते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि ग्रोथ ड्राइवर ज़रूर है, मगर इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर सेकेंड हाफ ऑफ FY25 से ही नजर आ सकता है। और इसी के चलते जेफरीज ने दिविस लैब्स पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाकर 3,510 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी फोकस में है। CLSA ने भारत फोर्ज पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है। स्टैंडर्ड लोन नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं, मगर सब्सिडरीज का जो परफॉर्मेंस है यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन कंपनी ने किया है। डोमेस्टिक नॉन ऑटो रेवेन्यूज़ में काफ़ी मजबूत ग्रोथ के चलते Q2 के अर्निंग्स को ज़रूर सपोर्ट मिला है। नए वर्टिकल्स भी ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं, मगर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। GSPL पर CLSA का कहना है कि काफ़ी मजबूत बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है ब्लेंडेड टैरिफ्स में, जिसके चलते ओवरऑल काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। डिमांड पावर CGD से काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और स्टॉक भी वैल्यू जोन में है, जिसके चलते उन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को घटाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी फोकस में रहेगा। कंपनी के नतीजों के बाद नोमिरा का कहना है मार्जिन ज़रूर मॉडरेट हुए हैं, हायर फी इनकम के चलते हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिला है। हेल्दी लोन ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है, मगर स्लिपेजेस एलिवेटेड रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट की मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे चलते हुए। तो इसी के चलते नोमिरा ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी राय डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। नायका पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि फैशन बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कंपनी कर रही है, स्टडी ट्रेंड्स का अवेट कर रही है और BPC में ग्रोथ और मार्जिन उन्होंने सस्टेन की है। आउटलुक कंपनी की तरफ से जो आ रहा है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने नायका पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे वरुण बेवरेजेस पर। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है और CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,070 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेट होते हुए नजर आ रही है मिड टीन्स तक। मार्जिन
भी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है और उनकी जो एक्सपेंशन कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं करीब 45% के। इसके चलते मैनेजमेंट का ऑप्टिमिज्म भी सिग्नल होता है ग्रोथ के लिए। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस। थैंक यू हिमांशी, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ की। तो पहले तो इक्विटी मार्केट से क्या हमें रणनीति मिल रही है ये आपके सामने रखेंगे। स्वास्तिका मार्ट ने बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की सलाह दी है, 450 का लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 425 का। और टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने जो कॉल्स दी हैं उसमें पहला है भारत फोर्ज और यहाँ पर 1130 का होगा टारगेट। रैमको सीमेंट में भी 1035 का लक्ष्य, जो कि सुबह आपको अजीत बता रहे थे। जेएम फाइनेंस ने ओएनजीसी में खरीदारी करने की सलाह दी है 201-205 के लक्ष्य के लिए। और टीवीएस मोटर होगा अगला स्टॉक, यहाँ पर 1652 का लक्ष्य देख रहे हैं और 1667 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, सभी स्टॉक में तेजी करने की सलाह। अब हम आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट में भी आपको क्विकली रणनीति बता देते हैं। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता की तरफ से हमें कुछ कॉल्स आई हैं, उनसे बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो रणनीति उन्होंने शेयर की है वो हम आपके सामने रख देते हैं क्विकली। कच्चे तेल में खरीदारी करने की सलाह है 6930 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 6730 का। कॉपर में खरीदारी करने की सलाह है 718 के लक्ष्य देख रहे हैं और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 709 का। तो ये तो बात हुई बेस मेटल्स की, लेकिन बुलियन मार्केट पर अगर नजर डालें तो सिल्वर में वो बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। सोने चांदी में हल्की नरमी भी हमने कल देखी थी, थोड़ा करेक्शन और आ सकता है और सिल्वर में 71,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 72,800 का। तो ये है रणनीति कमोडिटी मार्केट से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।